आज हम रेखीय प्रतिबाधा और अरेखीय प्रतिबाधा के बारे में पढ़ेंगे। तो रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है? यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा I तथा इसके सिरों यानी जो टर्मिनल होते हैं उनके मध्य यदि उत्पन्न विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को हम क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से I और V के मध्य यदि अपन ग्राफ खींचते हैं तो वे क्या आती है? एक सीधी रेखा आती है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I अपन यहाँ पे कह सकते हैं, यानी ओम के नियम का ये क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में प्रतिरोध, प्रेरकत्व और समधारित्र ये जो होते हैं, ये प्रतिबाधाएं जो होती हैं वो रेखीय प्रतिबाधाओं के अंदर, यानी इनकी जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो किस में आती है? रेखीय प्रतिबाधा में आती हैं। सरल रेखीय अवयवों कौन सा होता है? प्रेरक, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, प्रेरक कुंडली, समधारित्र के लिए VI के संबंध अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करते हैं? पालन करते हैं यहाँ पे। यानी V इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 यदि लिखते हैं एंड सो ऑन, यानी आगे से इसी प्रकार से अपन यहाँ पे यूज़ करें तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये किस में होते हैं? जब अपन रेजिस्टेंस होते हैं यानी प्रतिरोध होते हैं उनको श्रेणी क्रम में यदि अपन इस प्रकार से यदि जोड़ते हैं तो ठीक है, तो उसके स्थिति में जो अपन वोल्ट था, ठीक है, यहाँ पे यदि अपन AC सोर्स यदि अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे यदि वोल्टता अपन देखते हैं तो V इज इक्वल टू अपने पास क्या प्राप्त होती है? यानी तुल्य प्रतिबाधा, तुल्य, ठीक है। इस प्रकार से ये जो तुल्य प्रतिबाधा निकालने के ये जो अपन यूज़ करते हैं उसके अंदर V इज इक्वल टू क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी प्रकार I इज इक्वल टू क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हो सकता है। ये किस में होगा? जब रेजिस्टेंस समांतर क्रम में अपन यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी ये सब भी क्या होता है? अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करते हैं? पालन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रतिरोध व प्रतिबाधा में क्या अंतर है, यानी प्रतिरोध के बारे में यदि मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे यदि अपने पास एक सिंगल रेजिस्टेंस अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं केवल R, यानी ये प्रतिरोध केवल R 5 ओम का है, केवल इस R की यदि अपन बात करते हैं तो वो अपने पास यहाँ पे क्या होगा? प्रतिरोध होगा। लेकिन यदि प्रतिबाधा की यदि अपन बात करते हैं तो प्रतिबाधा में क्या होगा? रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रेरक कुंडली यानी प्रेरकत्व और समधारित्रता, यानी जिसके अंदर C, L और R, यदि तीनों यदि इसके अंदर सम्मिलित है तो उसके अंदर जो प्रतिबाधा आती है उसको अपन क्या कहते हैं? Z से यदि डिनोट करते हैं। इसके अंदर ये दो भी हो सकते हैं, R और L भी हो सकते हैं, L और C भी अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और R और C भी अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इनका सम्मिलित रूप जो होगा, यानी प्रतिबाधा यदि अपन निकालें तो Z बराबर क्या होगा? यदि तीनों हैं तो Z बराबर क्या होगा? √R² प्लस XL माइनस XC अपने पास होगा। ठीक है। और प्रतिरोध और प्रतिबाधा दोनों ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड के प्रवाह में क्या करते हैं? रुकावट उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे प्रेरकत्व व समधारित्र द्वारा उत्पन्न प्रतिबाधा को क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं, यानी रिएक्टेंस कहते हैं। और प्रेरकत्व के लिए XL यानी प्रतिघात जो होता है उसकी क्या होते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात जिसको अपन यहाँ पे कहते हैं। XL जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L होती है। समधारित्र के लिए XC की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 ओमेगा C जिसको अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने पास दिया है। अब नेक्स्ट अपन जो जिसके बारे में अपन पढ़ना चाहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है तो इस पर उत्पन्न विभवांतर यदि अपन निकालना चाहें तो VR इज इक्वल टू अपने पास क्या आता है? IR से अपन नोट करते हैं, यानी यहाँ पे करंट यदि यहाँ पे कितना हो I है तो VR इज इक्वल टू क्या आता है? अपने पास R आता है। और यदि प्रेरक कुंडली की यदि बात करते हैं जिसके प्रेरक तो अपने पास क्या L है तो VL इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? LdI/dt अपन यहाँ पे लिखते हैं। और यदि समधारित्र की यदि अपन बात करते हैं तो उस स्थिति में विभवांतर जो होगा वो क्या होगा? VC इज इक्वल टू 1/C समाकलन किसका हो जाएगा? IDT। समाकलन IDT का मतलब यहाँ पे क्या है? कुल आवेश से मतलब है, यानी इंटीग्रल IDT जो होगा उसका मतलब है कुल आवेश, इसको अपन यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। तो ये सब अपन ने किसके बारे में पढ़ा है? रेखीय प्रतिबाधा के बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। हम नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? अरेखीय प्रतिबाधा। ठीक है, जिसको अपन नॉन लीनियर इम्पिडेंस कहते हैं।
तो इसके अंदर यदि अपन यहाँ पे देखें तो क्या होगा, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा आई तथा इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता है, तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को क्या कहते हैं, अरेखीय प्रतिबाधा अपन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में डायोड, तो डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की प्रतिबाधाएं क्या होती है, अरेखीय प्रतिबाधाओं के अंदर आती है। ठीक है, यानी ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, यानी सरल रेखीय ग्राफ नहीं आने का मतलब है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I इस स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे डायोड के लिए यदि VI अब लाक्षणिक वक्र यदि अपन खींचते हैं जो अग्रदिशिक और पश्चदिशिक वाइस के लिए होता है, अग्रदिशिक के लिए इधर वाला भाग अपन बताते हैं और पश्चदिशिक वाइस के लिए कौन सा होगा, नीचे वाला। ठीक है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा ना कर क्या होता है, वक्र के रूप में आता है, इसलिए इस प्रतिबाधा को अपन क्या कहते हैं, अरेखीय प्रतिबाधा यहाँ पे अपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा बाइलेटरल इम्पीडेंस होता है क्या, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा, यानी प्रतिबाधा जो होगी उस, ठीक है, उससे प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी उसके मान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी प्रतिबाधा को अपन क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन लें, यानी कौन सी प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा में आएंगी, तो प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L, धारिता C, ये सभी प्रतिबाधाएं जो होंगी वो किस में आ जाएंगी, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा के अंदर आएंगी। लेकिन डायोड ट्रांजिस्टर की प्रतिबाधा जो होती है वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं होती हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में समझें, एक रेजिस्टेंस है जिसका, ठीक है, प्रतिरोध अपन ने कितना लिया, 5 ओम लिया अपन ने, धारा की दिशा अपन कहाँ से ले रहे हैं, ए से बी की तरफ ले रहे हैं, यानी ए पे हाई वोल्टेज है, उच्च वोल्टता है, और बी पे निम्न वोल्टता है, तो करंट कहाँ जाएगा, हाई से यानी लो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन ने अभी कितनी बताई है, 5 ओम है। यदि धारा की दिशा यदि परिवर्तित कर दें, यानी अब धारा की दिशा क्या है, बी से ए की तरफ है, ठीक है, तो उस स्थिति में प्रतिबाधा का मान 5 ओम ही रहता है। तो इसका मतलब प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध जो होगा इस स्थिति में कौन सी प्रतिबाधा होती है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा यहाँ पे होती है। यानी धारा की दिशा परिवर्तित करने पर या दिशा बदलने पर या उसका, ठीक है, परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ पे कहा था कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक नहीं होती हैं, जैसे अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डायोड। ठीक है, और डायोड हमेशा यह ध्यान रखना कि जो युक्ति होती है, डिवाइस होती है, वो क्या होती है, इसके अंदर एक ही दिशा में क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और उसका ये क्या है, पी भाग, और ये वाला भाग क्या होता है, एन भाग, यानी अर्धचालक से बनी होती है। यदि धारा की दिशा यदि अपन बताएं ए से बी की तरफ है, यानी ए से बी की तरफ यदि अपन ले रहे हैं, तो यानी ए पर उच्च वोल्टता होगी और बी पे क्या होगी, निम्न वोल्टता होगी। तो डायोड क्या करेगा, इसके अंदर से करंट पास हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होती है, किसमें होगा, अग्रदिशिक वाइस में होगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अग्रदिशिक वाइस में क्या होता है, धारा का प्रवाह संभव है, तो धारा यहाँ पे क्या होगी, प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यानी यहाँ पे अपने राइट का निशान, इसका मतलब धारा प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन यदि धारा की दिशा परिवर्तित करते हैं, यानी बी से ए की तरफ अपन यदि लेते हैं, तो उस स्थिति में डायोड काम नहीं करता है, यानी वो पश्चदिशिक बायस होता है, यानी रिवर्स बायस होता है। उस स्थिति में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होगा वो यदि अपन देखें तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी उच्च रेजिस्टेंस यहाँ पे वो प्रदान करता है। यानी डायोड क्या होगा, उच्च रेजिस्टेंस प्रदान करेगा, या यूँ कह सकते हैं कि वो डायोड जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पे वायर ओपन हो जाएगा, जिस वजह से रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, अनंत होगा। तो इस स्थिति में धारा नहीं प्रवाहित होगी और रेजिस्टेंस भी क्या वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी, यानी रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। जबकि यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो रहेगा, लेकिन धारा यहाँ से क्या होगी, प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पहले क्या था, कम था, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू थी, लेकिन इस स्थिति में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, यानी रेजिस्टेंस के मान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसलिए इसे वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे
अपन एक परिपथ चित्र अपन यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ परिपथ से संबंधित जो परिभाषाएं होंगी उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे एक परिपथ चित्र बना लिया है। यहाँ पे ये अपने पास क्या एक बैटरी है प्लस माइनस, जिसको अपन यहाँ पे बता रखा है, यानी कुछ वोल्टता ये नहीं, वोल्टता के लिए अपने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बैटरी का सिंबल ये है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, ये रेजिस्टेंस हो गए यहाँ पे। तो अपन को यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे पहले ये बताना है कि शाखा क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, ठीक है। तो ब्रांच की जो परिभाषा अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे बताना है, किसी विद्युत जाल में, ये क्या एक प्रकार विद्युत जाल हो गया, ठीक है। जाल का वह भाग, यानी जाल का वह भाग या धारा का वह पथ, ध्यान रखना, धारा का वह पथ जिसमें प्रवाहित या जिससे प्रवाहित धारा का मान क्या हो, नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, यानी उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, तो उसे जाल की क्या कहते हैं अपन, शाखा कहते हैं, ठीक है। जैसे अपन समझें कि यहाँ पे शाखा कौन कौन सी हो जाएंगी, परिपथ चित्र जो 1 यहाँ पे अपन ने बनाया, इसमें शाखा कौन सी होंगी, ए बी। ये क्यों होंगी वो अपन यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं इस बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो अपने पास कितनी है, 4 एम्पियर है। कितनी है अपने पास, 4 एम्पियर अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि धारा के मान कितना है अपने पास, 4 एम्पियर अपन यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से धारा आगे आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। अब बी जो बिंदु है, यहाँ पे आने के बाद धारा क्या होगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अलग अलग वायर यूज़ कर रखे हैं अपन ने, यानी यहाँ पे समांतर क्रम में ये जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में क्या होगी, मान लेते हैं धारा 2 भागों में डिवाइड हो गई। तो इधर जो धारा जा रही है वो कितनी है, 2 एम्पियर मान लेते हैं, और इधर जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, 2 एम्पियर अपने पास मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने परिभाषा जो पढ़ी तो उसमें क्या है, जाल का वह भाग या धारा का वह पथ जिसमें प्रवाहित धारा का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे धारा का मान कितना है, ए और बी में 4 एम्पियर रहेगा, यानी यहाँ से जो धारा के यहाँ पे कितना रहेगा, 4 एम्पियर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, ए बी क्या होगी अपने पास एक शाखा हो गई, ठीक है। बी सी, बी और सी में यहाँ पे धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर है, यानी बी से चलेंगे सी तक धारा का मान क्या रहेगा, 2 एम्पियर ही रहेगा। सी से डी, ठीक है। सी से डी यदि मान लेते हैं यहाँ पे सी बिंदु पे आने के बाद, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे नोड बिंदु कहते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे धारा कितनी है, बी से सी तक गई कितनी, 2 एम्पियर। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 एम्पियर गई, और नीचे यहाँ पे कितनी गई, 1 एम्पियर गई, ठीक है। तो सी डी एक शाखा हो गई, क्योंकि यहाँ पे धारा का मान क्या है, नियत है, यानी 1 एम्पियर ही है। और सी ई जो है, ये सी ई जो अपन यहाँ पे कह रहे हैं, ये भी क्या है, एक शाखा है, ठीक है। और बी एफ जो है, बी एफ है, उसके अंदर भी धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर है। आदि परिपथ की क्या हो जाएंगे अपने पास, शाखाएँ हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। पहले अपन एक बार परिभाषा देखते हैं, किसी बिंदु या जाल में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे, संधि या नोड होता क्या है, ठीक है। तो किसी विद्युत जाल में, ठीक है, वह बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं अपन, संधि या नोड कहते हैं। यानी वह बिंदु जाल के अंदर जिस पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं क्या होती हैं, मिलती हैं, ठीक है। शाखाएं वहाँ पे क्या होती हैं, मिलती हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, संधि या नोड अपन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपन कौन सा बता सकते हैं, ए पॉइंट जो अपने यहाँ पे लेके चलते हैं। अब अपन को देखना है कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे संधि या नोड होंगे। तो ए पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे, ए पॉइंट, ए बिंदु को अपन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल के अनुसार अपन देखते हैं। यहाँ पे ये क्या एक शाखा है, ठीक है। शाखा अपन ने बताया था कि जैसे यहाँ पे कितने हैं, 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हैं, 4 एम्पियर रहेगा। यहाँ पे कितना करंट हो गया, 2 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना करंट हो गया, 2 एम्पियर। यहाँ पे कितना करंट हो गया, 1 एम्पियर मान लिया। और यहाँ पे भी कितना करंट मान लिया, 1 एम्पियर अपन ने मान लिया, ठीक है। तो संधि या नोड कौन सी बिंदु होंगे, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक शाखाएँ क्या होती हैं, मिलती हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, संधि या नोड कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ए पॉइंट है या नहीं, संधि या नोड पॉइंट है या नहीं, वो अपन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे कितनी धारा गई, 4 एम्पियर। और हमेशा ये ध्यान रखना, सेल से जो या बैटरी से जो धारा प्रवाहित होती है, प्लस से चली तो वापस माइनस पे जो धारा आएगी वो हमेशा क्या रहेगी,
4 एम्पियर ही रहती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान अपन यहाँ पे रखेंगे। तो ये ए और बी क्या हो गई, एक शाखा हो गई, ठीक है, ए से बी। लेकिन एफ और ए यहाँ पे भी धारा का मान कितना है, 4 एम्पियर, और ऊपर भी क्या है, 4 एम्पियर। तो ये क्या होगी, एक शाखा ही होगी, ठीक है। यानी शाखा में अपन ने पढ़ा था कि वह धारा, इसमें धारा का मान क्या है, नियत रहे, यानी यहाँ पे भी 4 एम्पियर है, यहाँ पे भी 4 एम्पियर है, तो एक ही ब्रांच हुई। तो लेकिन संध्या नोड में कितने चाहिए, 2 या 2 से अधिक चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ए यहाँ पे नोड बिंदु नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बी पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो बी पॉइंट जो है संध्या नोड बिंदु होगा वो नहीं होगा, वो अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो बी पे अपन देखते हैं, जैसे ए से बी गई धारा कितनी, 4 एम्पियर, यानी एक शाखा ये हो गई। बी से सी कितनी धारा गई, 2 एम्पियर, ठीक है, मतलब धारा का मान परिवर्तित हो गया। तो 2 या 2 से अधिक वाली बात अपन ने कही थी। और बी से एफ कितना है, 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी शाखाएँ यहाँ पे हमें मिल रही हैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे ये मत देखना कि यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे माना है कि यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, ठीक है। यूँ भी हो सकता है यहाँ पे 1 एम्पियर हो, यहाँ पे, ठीक है, 3 एम्पियर हो, ठीक है। यानी बी और सी पे कितना 1 एम्पियर हो सकता है, और बी और एफ पे 3 एम्पियर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक शाखाएँ यहाँ पे क्या हो रही है, मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक नोड या संधि बिंदु होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन यदि यहाँ पे बात करें सी बिंदु, ठीक है, सी बिंदु पे भी क्या हो रहा है, सी बिंदु जो है ये वाला, इस पर भी क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिल रही है, बी सी, सी डी और सी ई, ये 3 शाखाएं यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब सी जो होगा वो नोड या संधि बिंदु अपने पास होगा, ठीक है। फिर इसके बाद की बात करते हैं डी पॉइंट। डी जो होगा वो संधि बिंदु होगा या नहीं होगा, उसकी बात करते हैं। तो डी पे कितनी शाखाएं मिल रही है, सी डी, ठीक है, लेकिन और ई और डी, ठीक है, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है, तो और ई और डी पे भी क्या रहेगा, 1 एम्पियर ही करंट ही रहेगा। उसका मतलब डी जो होगा वो संध्या नोड बिंदु नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही शाखा है, ठीक है। अब बात करते हैं ई बिंदु की, ठीक है। तो ई बिंदु पे कितनी शाखाएं हैं वो अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा, 2 एम्पियर करंट यहाँ पे अपने पास जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ई और एफ के बारे में अपन देखते हैं। तो ई और एफ संधि बिंदु होंगे या नहीं होंगे वो अपन यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो ई पर कितनी शाखाएं आके मिल रही हैं, सी और ई वाली शाखा मिल रही है, ठीक है। और इधर से सी डी वाली शाखा मिल रही है। तो 2 या 2 से अधिक शाखाएं यहाँ पे आके क्या मिल रही है, ई पॉइंट जो है, ई बिंदु जो है, वहाँ पे कितनी शाखाएं मिल रही हैं, सी ई और सी डी। इसका मतलब ई जो होगा वो अपने पास क्या होगा, संधि या नोड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं बात एफ की, ठीक है। एफ संधि या नोड बिंदु होगा, ये अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे अपन को संधि या नोड में क्या चेक करना है, 2 या 2 से अधिक शाखाएं चेक करनी है। तो बी और एफ, ठीक है, बी एफ, ठीक है, यहाँ पे एक शाखा है, बी एफ एक शाखा यहाँ पे आ रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अपने पास बी एफ का एक ये वाला वैल्यू आ गई, एक ये पूरी एक शाखा हो गई यहाँ पे, ठीक है। कितनी आ गई, 2 हो गई यहाँ पे, और एक शाखा ई एफ वाली भी यहाँ पे अपने पास आएगी। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ भी क्या होगा अपने पास, संधि या नोड बिंदु होगा, ठीक है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक शाखाएँ आके मिल रही हैं, तो वो कौन सा पॉइंट होगा अपने पास, नोड पॉइंट होगा। इसके बाद अपन में यहाँ पे पढ़ते हैं लूप या पास, ठीक है। तो लूप या पास, जिसके इस परिभाषा क्या होगी, किसी विद्युत परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं के द्वारा बना होता है, तो उसे अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, लूप या पास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लूप या पास का मतलब क्या होता है, बंद पथ होता है, ठीक है। शाखाओं का क्या होता है, बंद पथ, ठीक है। बंद पथ होने का मतलब ये पूरा यहाँ से ए से बी गए, बी से एफ, और एफ से वापस कहाँ पे जाएंगे, ए से, तो ये पूरा क्या हो गया, बंद पथ हो गया। तो यहाँ पे लूप क्या हो जाएगी,
ए बी एफ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक लूप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट तो ये क्या हो गई, अपने पास लूप हो गई। नेक्स्ट लूप की अपन बात करें तो वो कौन सी हो सकती है, बी से सी पे गई, सी से ई, ई से एफ, एफ से वापस कहाँ पे आ गई, बी। तो एक पूरा बंद पथ बन गया, बी से सी, सी से ई, एफ से, ठीक, एफ, और फिर कहाँ पे गए, बी पे। तो ये भी एक है लूप है। नेक्स्ट अपन बात करें सी डी ई सी, ये भी अपने पास क्या है, एक लूप है या पास अपन जिसको कह सकते हैं। तो सी डी ई सी ये एक बंद पथ हो गया, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, लूप यहाँ पे अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिभाषा अपन को यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, संधियाँ नोड बिंदु का थोड़ा सा ध्यान रखना, बी सी ई एफ,